अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के पोर्शन की जो 21 जनवरी को एसटीएस ने ग्रेजुएशन कैटेगरी के लिए कंडक्ट किया है। सो क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 60 तक मैथमेटिक्स का पोर्शन है इस पेपर का। तो क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 0.81। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले जो है इसे एक दफ़ा क्वेश्चंस को एज इट इज लिख लेते हैं। 0.81 और 81 जो है रेडी 0.81 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं लाइक दिस। हमें ये पता है जब डेसिमल के बाद जितने नंबर्स होते हैं ना अपने एज इट इज रख लें, और नीचे फिर जो जितने नंबर्स थे डेसिमल के बाद दो नंबर्स हैं तो वन के साथ उतने ही जीरो लगा दें। ये हम सिंपली जो है छोटी क्लासेस में भी सीखते हैं कि डेसिमल से जो है फ्रैक्शन फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अगर फर्ज करें हमारे पास इस तरह से कोई नंबर गिवन होता 0.9, तो उसे हम लिख सकते हैं 9/10। डेसिमल के बाद एक ही नंबर है तो इसे हमने न्यूमरेटर में लिख लिया, और डेसिमल के बाद जितने नंबर्स होंगे उतने ही हम जीरो नीचे वन के साथ लगा देंगे। तो सेम मेथड हमने यहाँ पे यूज़ किया है 0.81। सो 81 को हमने ऊपर लिख लिया न्यूमरेटर में, और डेसिमल के बाद दो डिजिट थे तो हमने दो दफ़ा जीरो लगा दिया। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा, हमें पता है 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है। 81 को मैं 9 पावर 2 के साथ लिख सकता हूँ। इसी तरह से 100 को भी मैं जो है 10 पावर 2 में लिख सकता हूँ। मतलब ये स्क्वायर वाले नंबर्स बन गए 10 पावर 2। और अब अगला स्टेप ये हो जाएगा कि हम इन दोनों को जो है इस तरह से लिख सकते हैं 9/10 और पूरे का स्क्वायर। और ये स्क्वायर से रेडिकल हमारे पास रिमूव हो जाएगा, और जो इसका आंसर होगा वो 9/10 होगा। और 9/10 को जो है हम दोबारा से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये जीरो जैसे ही रिमूव करेंगे यहाँ से, तो ये 0.9 हो जाएगा। तो मतलब 9/10, और 9/10 फ्रैक्शन में हमारे पास आंसर नहीं है तो हम इसे 0.9 भी लिख सकते हैं। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 42 है जो हमारे इस वीडियो का क्वेश्चन 2 है। इसमें ये कह रहे हैं कि द एक्सप्रेशन ए, इस एक्सप्रेशन को जो है ना सबसेट का सिंबल है बेसिकली। ये इस तरह से सिंबल बना होता है, अगर आपने सेट्स के अंदर देखा हो तो ये सबसेट को शो करता है। तो यहाँ पे ये सिंपल सा सवाल था कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो सबसेट है किसका? बी का। तो यहाँ से नीचे से हम जो ऑप्शन में लिखा होगा उसे हम करेक्ट कर लेंगे। ए इज़ अ सुपर सेट ऑफ बी, नहीं गलत है। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये डिसजॉइंट भी नहीं है, डिसजॉइंट की कंडीशन कुछ और होती है। पावर सेट की तो ये फॉर्म दी हुई नहीं है, तो पावर सेट भी नहीं है। सो क्वेश्चन 42 जो है इट्स वेरी सिंपल, कि जस्ट हमने इससे बताना था कि किस एक्सप्रेशन को शो कर रहा है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 जो है ये लॉग का क्वेश्चन है, और ये लॉग के जो है हमने कल वाली वीडियो में भी सॉल्व किए थे। सेम उसी तरह का ही क्वेश्चन है कि हमें बेस गिवन है लॉग, यहाँ बेस लिखते हैं हमेशा, और 81। अब ये इक्वेशन किसके बराबर है हमें नहीं पता, तो हम इसे एक्स मान लेते हैं। हम कहते हैं कि फर्ज करें ये एक्स है हमारे पास, ठीक है। सो अब हमें ये भी पता है कि जब हम log 3 है ना इसे मूव करेंगे, सो इसे इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब कि जब log जो है इज इक्वल टू के वहाँ मूव होगा तो एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाएगा। तो जो एक्सपोनेंशियल की जो बेस होगी, जो यहाँ पे नंबर होता है हमेशा वो लिख लेते हैं। सो ये हो जाएगा 3 पावर x। अब हम 81 को जो है उसके फैक्टर्स ले लेते हैं। 3 के साथ, 2 के साथ डिवाइड नहीं होगा, सो स्टार्ट फ्रॉम 3। 3 के साथ इसके फैक्टर्स ले लेते हैं तो यहाँ 27 आ जाएगा, और फिर दोबारा 3 के साथ लेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, और फिर दोबारा 3 के साथ 3 और 3 ये 1 आ जाएगा। सो अब हम लिख सकते हैं कि 3 पावर 4 और बराबर है 3 पावर x के। और अब यहाँ पे इंडाइसिस का जो है हमारा आर्गूमेंट वो यूज़ होगा कि जब आपके पास बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स विल बी इक्वल। व्हेन द बेसिस आर सेम, जब हमारी दोनों की बेस सेम है तो पावर्स हम इक्वल रख लेते हैं। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? 4 के बराबर आ जाएगा, और यही इसका आंसर होगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नीचे जो है हमारे पास ये दोबारा से स्क्वायर रूट के अंदर डेसिमल के नंबर्स दे दिए। तो हम सबसे पहला काम तो यही करेंगे 44 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि डेसिमल से जान छुड़ाएंगे। सो डेसिमल से जान छुड़ाने के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 41 भी किया था। सो इसी तरह से इसे भी देखेंगे 0.9 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1.6। तो अब इन दोनों को जो है 0.9 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 9/10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही नंबर है तो नीचे एक दफ़ा जीरो आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, और इससे हम लिख सकते हैं कि 16/, डेसिमल के बाद एक ही नंबर है तो इससे लिख सकते हैं 16/10। अब हमें पता है कि रेडिकल की एक प्रॉपर्टी है
कि रेडिकल ए मल्टीप्लाई बाय रेडिकल बी ये आपस में जो है एक साथ लिखे जा सकते हैं मल्टीप्लाई करके। सो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम कह सकते हैं कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें एक ही साथ लिख के, लाइक दिस। अब इससे क्या होगा, नीचे तो हमें नज़र आ रहा है कि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 100 हो जाएगा, और 9 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं ये कितना आंसर आएगा। सो 6 9 द 54 हो जाएगा। और तो 4 यहाँ पे है तो 9 का टेबल 1 टाइम, और ये जब ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 144। सो ये हमारे पास आ गया 144। और अब हम ये देख सकते हैं कि 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है, मतलब 144 को हम 12 से रिप्लेस कर सकते हैं, 12 पावर 2 से, और 100 को जो है हम 10 पावर 2 से रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ कि आप लोग जो है 1 से लेके 15 तक के स्क्वायर्स के नंबर्स याद कर लें, आपकी कैलकुलेशन को जो है वो फास्ट कर देते हैं। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एटलीस्ट आपको 15 तक याद होने चाहिए, और 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और 4 स्क्वायर हमारे पास 16 आ जाएगा, और 5 स्क्वायर हमारे पास 25 आ जाएगा। इसी तरह से जब हम आगे मूव करेंगे 6 स्क्वायर हमारे पास 36 आ जाएगा। आइडिया ये है कि आपने इसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है, जैसे 7 को 2 से ज़रब नहीं करना, हमने 7 को 7 से ही मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास 49 आ जाएगा। और 8 का स्क्वायर जो है हमारे पास 64 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर जो है हमारे पास 81 आ जाएगा, और 10 का स्क्वायर जो है वो 100 कंप्लीट आ जाएगा। सो इसी तरह से अगर हम आगे भी लिखें 11 का स्क्वायर, सो 121 आता है, और 12 का स्क्वायर 144 आता है जो हमने यहाँ यूज़ किया है अभी, और 13 का स्क्वायर 169 आता है, 14 का स्क्वायर 190, 14 का स्क्वायर जो है, लेट मी कंफर्म, 14 मल्टीप्लाई बाय 14, 196, यस 196 ही है, और 15 का स्क्वायर जो है वो 225 आता है। सो ये एटलीस्ट आप लोगों को 15 तक याद होने चाहिए ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाए। सो अब इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 12/10 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से रेडिकल जो है हमारा रिमूव हो जाएगा, और इसे हम लिख लेंगे 12/10। सो जब 12/10 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2। ठीक है जी, इसे हम सिंपली इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आ रही बात जो मैं डायरेक्टली डिवाइड कर रहा हूँ, आप नॉर्मली जो हमने छोटी क्लासेस में सीखा था सेम वही वे यूज़ कर लें कि 10 का टेबल 2 टाइम, सॉरी 10 का टेबल 1 टाइम 12 पे जा सकता है जी। सो 10 आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, डेसिमल लगा के यहाँ 0 लगाएंगे तो ये 10 का टेबल 2 टाइम जाके इससे ख़त्म कर देंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 45 है, द वैल्यू ऑफ 4, ये होल नंबर लिखा हुआ है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ 457/196। तो इसे हम एक दफ़ा लिख लेते हैं और देन स्टार्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 457 डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय 196। अच्छा जी, सो ये जो हमें 196 गिवन है, सबसे पहले तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं कि 96 को जो है हम जब भी इस तरह से नंबर गिवन होता है तो सबसे पहले ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये 4 जो है इसके साथ क्या होगा, ऐड होगा। जैसे मिक्स नंबर से हम जो है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जाते हैं, सेम इसी तरह से करेंगे। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 196 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, और फिर 57 इसमें ऐड करेंगे, देन इसके बाद इस पर बात करते हैं फर्दर। सो 4 6 का 24 हो जाएगा, और 24 में जो है हमारे पास यहाँ 4 आ जाएगा, 2 ऊपर होगा, और 36, और 36 और 2 38 हो जाएगा, और 3 यहाँ पे आ जाएगा, 4 1 4, 4 और 3 7 हो जाएंगे। सो ये आ गया 784, और हमने जैसा कि कहा था 57 इसमें ऐड हो जाएंगे, तो ये ऐड भी कर लेते हैं। जब इसे ऐड करेंगे, सो 7 को 4 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और आई मीन टू से कि 11 हो जाएगा, 11 का 1 यहाँ आ गया और 1 यहाँ होगा, 9 9 और 5 हो जाएंगे 14,
और ये आपके पास 8 हो जाएंगे, 1 आपके पास जब यहाँ आएगा तो। सो इसे हम लिख सकते हैं 841 डिवाइडेड बाई 196। अच्छा जी, अब अगर हमने 2 मिनट पहले जो मैंने एक सवाल पिछला करवाया उसमें आपको बताया था कि 1 से 15 तक आपको स्क्वायर्स याद हो, तो ये 196 जो है हमारे पास 14 का स्क्वायर है। तो अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि नीचे तो ये हमें नज़र आ रहा है कि 196 जो है वो 14 का स्क्वायर है। सो अब ऊपर ही हमारे पास प्रॉब्लम है कि जब हम 841 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना, ये आइडेंटिफाई करने के लिए किस नंबर का स्क्वायर है, तो हम जब इसके टेबल्स पढ़ना शुरू करेंगे तो ना तो ये 2 से डिवाइड होगा, और ना ही ये 3 से डिवाइड हो रहा, ना 4 से डिवाइड होगा, ना 5 से डिवाइड हो रहा, ना 7 से डिवाइड हो रहा। इस तरह से जब तक हम आगे मूव करेंगे ना, सो ये आपकी कैलकुलेशन को ज़्यादा करता जाएगा, मतलब आप खुद कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि अब ये किस नंबर से डिवाइड होगा। तो यहाँ से मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ कि अब आप ये तो डिसाइड कर सकते हैं ना ऑप्शन से कि नीचे जो है आपके पास 14 ही आएगा, क्योंकि जब इसका स्क्वायर रूट हमारे पास रिमूव होगा तो नीचे 14 ही रह जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला नंबर आपने आइडेंटिफाई करना है, तो नीचे 14 जो है हमारे पास सिर्फ ए ऑप्शन में ही है। ये मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ कि अगर आपके पास इस तरह से सवाल आ जाए जिसमें आपने बैठ के सोचना है, तो आप इतना टाइम ना लगाएं, आप इसे इस तरह से भी क्रैक कर सकते हैं कि नीचे हमारे पास 14 तो बन गए, 196 से हमें आइडिया हो गया कि नीचे 14 है। अब ऊपर कौन सा नंबर होगा? 14 को जब आप इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, 28 को जब आप 1 से ऐड करेंगे तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 29 का स्क्वायर। अब ये मैंने सॉल्व किया है खुद से अलग से, आप जो है आपको मैं ट्रिक दे रहा हूँ कि आप इस तरह से जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। इवन देख भी सकते हैं कि अगर आप 29 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 841। आप ये करके देख लीजिएगा, इट्स अ होम एक्सरसाइज फॉर यू। सो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये इसे हम कंबाइनली जो है इस तरह से लिख सकते हैं 29/14 पावर 2, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं पावर 2। सो ये स्क्वायर और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर जो बचेगा वो 29/14 बचेगा। और जब इसे हम मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 और ये 1, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अब मूव करते हैं नीचे वाले क्वेश्चन की तरफ। नीचे वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास आसान सा सवाल है, और ये हमारी 10th क्लास की बुक के अंदर जो चैप्टर्स हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्री के, वहाँ से लिया गया है। सो डोंट बी कंफ्यूज, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें गिवन क्या है। 1 + sin थीटा, पहले मैंने प्लस का लिख लिया और फिर मैंने इस पे माइनस की ब्रैकेट लिख ली, 1 - का sin थीटा। अच्छा जी, अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे अलजबरा का एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a - b, या ए से पहले प्लस का ब्रैकेट बना लें और फिर इसे माइनस की बना लें, तो यहाँ से हमें नजर आ रहा है ये बराबर होता है a² - b² के। अच्छा जी, सो बाय यूजिंग दिस ब्रैकेट, दिस फार्मूला, हम इसे लिख सकते हैं कि 1² माइनस sin θ²। सो यहाँ से हम जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1 - का sin²θ। अब अगेन ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी है सॉरी, कि 1 प्लस सॉरी कि ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी है आपके पास कि cos² θ प्लस का sin² θ, जो कि बराबर होता है किसके? 1 के। अब अगर फर्ज करें हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, sin² θ को इजिकल्स टू वहाँ मूव करेंगे, सो ये cos² θ बराबर हो जाएगा 1 - का sin²θ। सो यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि 1 - sin² θ जो है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ? cos² θ के साथ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 47 है सॉल्यूशन। ये अगेन इंडाइसिस का क्वेश्चन है कि 2 पावर 10x बराबर है 4 पावर 35। अब 4 को जो है मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना, 2² बराबर है 4 के। सो अगर हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 2 पावर 2 और होल पावर 35। और ये इंडाइसिस का रूल हमें पता है कि मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और ये हो जाएगा 2 पावर 10x बराबर है 2 पावर 70 के। और जब हमें ये भी पता है कि जब हमारी बेसिस सेम हो जाती हैं तो पावर्स हम आपके इक्वल हो जाते हैं। सो 10x बराबर है 70 के। सो x की वैल्यू बराबर हो जाएगी 70/10। सो यहाँ से 0 से 0 कट हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7। सो ये ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, नीचे जो क्वेश्चन है वो हमें क्या बता रहा है? जी, नीचे जो क्वेश्चन है वो हमें कह रहा है कि अगर आपके पास ये गिवन है, गिवन क्या है? 3x बराबर है 6x। यस, 3x बराबर है
3x बराबर है 6x माइनस का 15। सो हमने फाइंड क्या करना है, देन हमने फाइंड ये करना है कि x प्लस 8 जो है वो किसके बराबर होगा, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लीनियर इक्वेशन है इसे x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनस का 15 इज इक्वल टू के बाद मूव कर दें और 3x यहाँ मूव कर दें, तो ये हो जाएगा 15 बराबर है 6x माइनस का 3x। सो यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 15 डिवाइडेड बाई 3, तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5। और ये x की जो 5 वैल्यू होगी हम यहाँ पे पुट कर देंगे क्योंकि हमें तो x प्लस 8 की वैल्यू चाहिए। सो ये हो जाएगा आपके पास 5 + 8, जो कि आंसर आ जाएगा आपका 30। तो इसका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन जो है, अगेन एक सिंपल सा सवाल है। गिवन क्या है हमारे पास 0.20%। इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 0.20% का सिंबल जब भी हम रिमूव करते हैं तो अपॉन में 100 लिख लेते हैं। और ये हमें पता है कि जब हम अपॉन में 100 लिख लिया तो अब ये ज़ीरो जो है, सॉरी, जब जैसे हम इसे डिवाइड करेंगे, इसे मैं एक दफ़ा दोबारा से लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाई 100। तो अब जब हम इसे 20, यस, डिवाइडेड बाई 100 जी। सो अब जैसे ही हम इसे जीरो को नीचे से रिमूव करेंगे 1, तो ये डेसिमल हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और जब दोबारा रिमूव होगा तो ये एक और शिफ्ट हो जाएगा। तो मतलब सिंपली हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं 0.020 हो जाएगा। और जब मैं इसे अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहूँ, क्योंकि आंसर्स मेरे सारे फ्रैक्शंस में हैं, तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, लाइक दिस। इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ये 2 के बाद वाला जो जीरो है ये मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं वो हमारे पास सिंपली हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। सो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 2 डिवाइडेड बाय, कितने डिजिट्स हैं हमारे पास, ये 3 डिजिट्स, तो ये 1000 आ जाएगा। सो जब इसे हम कट करेंगे, सो 2 का डबल 1 टाइम, और यस, ये 2 का डबल हमारे पास 1 टाइम आ जाएगा, और ये 2 का डबल हमारे पास, जी 2 का डबल 1 टाइम, और जब हम 1000 का हाफ करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, जी ये हो जाएगा हमारे पास 500। सो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, ये 5 हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/500। सो ए ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, सो अगला सवाल जो है ये भी बहुत आसान सा सवाल है। इसमें हमें गिवन क्या है, एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसके अंदर एक ये रो है और ये सेकंड रो है। तो इसके अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इससे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उसे हम रोज कहते हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उसे हम कॉलम्स कहते हैं। अच्छा, फाइंड क्या करना है, हमने इस एलिमेंट की एंट्री फाइंड करनी है जो ये लिखा हुआ है A22। अब पहले तो समझते हैं ये 22 से मुराद क्या है। 2 से मुराद ये है रो, और इस 2 से मुराद है कॉलम। सो एक मैट्रिक्स जो आपके पास होती है उसके अंदर इस तरह की इसकी एंट्रीज होती हैं, A11, A12, ए ये हो जाएगा, यस 13 हो जाएगा बाय द वे, A13, और ये हो जाएगा A21, A22, A23, और A31, A32, और A33। ये 3 बाय 3 मैट्रिक्स, मतलब 3 रोज है 3 कॉलम्स है। मैंने इसकी एंट्रीज लिखी है एज अ डमी मैट्रिक्स। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो पोजीशन है ये हमारी A11 वाली पोजीशन है, और ये जो पोजीशन है A12 वाली पोजीशन है, और ये जो पोजीशन है A13 वाली है। सो अब हमें, हमसे जो पूछा गया है वो A22 वाली, मतलब सेकंड रो होनी चाहिए और सेकंड कॉलम होना चाहिए। सो ये जो है हमारी एंट्री, आप इससे भी जाके इसे कंपेयर कर सकते हैं। सो ये वाली एंट्री आपसे पूछी गई है। सो इसका जो ऑप्शन होगा वो 7 होगा। इंतहाई आसान सवाल था। बस आपको मैट्रिक्स का मतलब एंट्रीज की पोजीशन का पता होना चाहिए कि उसे किस तरह से देखते हैं। बड़ा सिंपल सा सवाल था, इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना था हमें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास। 51 हमें ये कह रहा है कि इफ द सेल प्राइस, यस, हमसे ये कहा जा रहा है
कि अगर आपके पास इफ द सेल प्राइस इज 672 एंड द प्रॉफिट इज 5%। आपने फर्ज करें आपने कोई चीज सेल की है, उसकी जो प्राइस है वो 672 है, 672 रुपए है, जो प्रॉफिट हुआ है वो 5% हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस उसकी क्या होगी। अब इसके लिए मैं आप लोगों को एक हिंट ये दे रहा हूँ कि जब भी आपके पास कॉस्ट प्राइस आपने फाइंड करनी हो, आपसे प्रॉफिट का कहा गया हो या लॉस का क्या कहा गया हो, तो आपने करना क्या है, हमेशा ये परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज वाले टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। उसमें करना ये होता है, जब आपसे प्रॉफिट का कहा जाए तो आप 100 में उस नंबर को प्लस कर दें, और अगर आपसे लॉस का कहा जाए तो आप 100 में से उस नंबर को माइनस कर दें। जैसे कि मैं एक सवाल सॉल्व करके दिखाता हूँ। सॉल्यूशन। अब जो सेलिंग प्राइस है उसे मैं एसपी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो कितनी है 672, और जो कॉस्ट प्राइस है वो मुझे नहीं पता, उसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेट्स सपोज वो हमारी एक्स है। अच्छा, सो जो प्रॉफिट हो रहा है उसे वो कितना हो रहा है, वो प्रॉफिट उससे 5% हो रहा है। सो हमने ये करना है, हमेशा प्रॉफिट उसे जो है वो एक चीज आपकी 100% की थी, सो आपने 5% उस पर अगेन और गेन किया है, तो आप इसे लिख सकते हैं 100 + 5 का होल परसेंट, मतलब 105%। सो जब भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपने प्रॉफिट गेन किया है, तो आप 100 में ऐड कर दें, अगर आप वो कह रहा है कि लॉस किया है तो आप 100 में से उसे माइनस कर दें। अब हम इसकी एक इक्वेशन बना लेते हैं। किस तरह से इक्वेशन बनाएंगे, हम कह रहे हैं कि किसी चीज़ पे मैंने 105 मतलब 5% गेन किया है, उसकी प्राइस मुझे नहीं पता, सीपी मुझे एक्स है नहीं पता, लेकिन जो उसकी सेलिंग प्राइस है ना वो मुझे पता है, वो है 672। सो अब इससे जो है हमें पता है कि 105 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज रिमूव करते हैं, और यहाँ पे एक्स आ जाएगा, और ये सब कुछ बराबर है 672 के। अच्छा जी। सो अब यहाँ से हम इसे कैंसिल कर देते हैं कि ये 5 के टेबल से 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 के टेबल से 21 टाइम कैंसिल हो जाएगा। सो अब इसे मूव कर देंगे, सो एक्स इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, ये 20 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, सो ये हो जाएगा 762 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा 21। और जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, सो ये आपके पास आ जाएगा 672 मल्टीप्लाई बाय 20, यस ये हो जाएगा 133440 डिवाइडेड बाय 20, और जब हम इसे हम 20 से डिवाइड करेंगे, सो ये हमारे पास आ जाएगा 640। जब हमने इसे डिवाइड किया 20 से, तो ये हमारे पास आ गया 640 रुपीज। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा सी ऑप्शन। अच्छा जी, सो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 52 क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि अ ट्रेडर, एक तिजारत करने वाला बंदा, उसने बॉट अ टेलीविजन, उसने एक टेलीविजन खरीदा है जिसकी प्राइस जो है वो एक्चुअल कितनी है। सो इसे मैं लिख लेता हूँ कि सेलिंग एक्चुअल प्राइस जो है, या बाइंग प्राइस कह लेते हैं, कितने में बाई की है उसने, 15,000 में। ठीक है, जिसने टेलीविजन जो कितने में बाई किया है, वो 15,000 रुपये में बाई किया है। अच्छा जी, सही है। सो द प्राइस शुड बी ही सेल टू गेट अ प्रॉफिट 20%। अब 20% उस पर वो प्रॉफिट लेना चाह रहा है, तो वो कितने का सेल करना चाहे, मतलब कितने का उसे बेचना चाहिए ताकि उसे 20% प्रॉफिट हो जाए। अच्छा जी, सो अब हम क्या करेंगे सो हम इसे इस तरह से कर सकते हैं कि हम सबसे पहले फाइंड करेंगे कि 20% ऑफ किसका, 15,000 रुपये का। अब वो प्रॉफिट लेना चाह रहा है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे इसे, कि 20% ऑफ 15,000 निकाल के वो इसमें ऐड कर देंगे, तो हम बता सकते हैं कि इतने का अगर वो सेल करेगा तो उसे 20% प्रॉफिट होगा। सो यहाँ से ये 2 जीरो मूव हो गए, और यहाँ से 2 जीरो चले गए। सो अब हम जो है 20 को अगर 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हमें नज़र आ रहा है कितना हो जाएगा, ये 3,000 हो जाएगा। सो अब उसे एक्चुअल प्राइस चाहिए कि जितने में वो सेल करे ताकि उसे 20% मुनाफा हो जाए, तो हम क्या करेंगे, 15,000 में ये 3,000 को ऐड कर देंगे, सो ये हो जाएगा 18,000। सो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 18,000। अच्छा जी, सो अब हमारे पास 54 है, 53 क्वेश्चन है। 53 क्वेश्चन में क्या है
कि अ फ्रूट सेलर परचेज ऑरेंजेस, उसने ऑरेंजेस परचेज किए हैं एट द रेट ऑफ 3 ऑरेंजेस 5 रुपीज़। अब सोल्यूशन, इस सवाल को अंडरस्टैंड कीजिएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 3 ऑरेंजेस खरीदी हैं उसने, 3 ऑरेंजेस खरीदी हैं, मैं यहाँ ऑरेंजेस लिख लेता हूँ। 3 ऑरेंजेस कितने की खरीदी हैं? 5 रुपीज़ की। अच्छा जी, 5 रुपीज़ की। सो जो सेलिंग प्राइस है उसकी, सेलिंग प्राइस है ऑरेंजेस की, वो 2 ऑरेंजेस जो है वो सेल कर रहा है 4 रुपीज़ में। सो अगर मैं एक ऑरेंज के प्राइस निकालना चाहूँ तो वो मिल जाएंगे मुझे 4/2। तो यहाँ से मुझे पता चल गया 2 रुपए की एक ऑरेंज सेल कर रहा है वो। सेलिंग प्राइस ऑफ वन ऑरेंज बराबर है 2 रुपीज़। अच्छा, अभी सवाल में अंडरस्टैंड करने वाली ये बात है कि इस सवाल को हम काफ़ी सारे तरीकों से कर सकते हैं, तो मैं जो सबसे आसान तरीका है ना आपको वो बता देता हूँ। कि अगर फर्ज करें कि एक शॉप कीपर ने 3 ऑरेंजेस बाई किए हैं 5 रुपीज़ की, ठीक है। सो 3 ऑरेंजेस के प्राइस हो गए 5 रुपीज़, ये मैंने पहली लाइन में लिखा हुआ है। और 2 ऑरेंजेस वो 4 रुपीज़ की बेच रहा है, 2 ऑरेंजेस जो है वो 4 रुपए की बेच रहा है। तो अब पहले तो मैं निकाल सकता हूँ कि तीनों ऑरेंजेस जो है वो कितने की बेची हैं, जबकि मैंने एक ऑरेंज के पैसे निकाल दिए। एक ऑरेंज जो है वो 2 रुपए की है जो उसने सेल की है। सो जो सेलिंग प्राइस ऑफ 3 ऑरेंज जो है, 3 ऑरेंजेस जो है वो कितने हो जाएंगे? 2 × 3, सो ये हो जाएंगे 6 रुपीज़। सो 5 रुपए की उसने खरीदी है, 6 रुपए की बेच दी। तो अब हम इसमें सिंपली इसका जो है डिफरेंस निकाल लेते हैं कि प्रॉफिट बराबर है, प्रॉफिट बराबर है कितना? कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी थी? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो एक जो ऑरेंजेस उसने 3 खरीदी थी वो 5 रुपए की खरीदी थी, और सेल जो की है उसने 6 रुपए की बेची है। या हम इसे इस तरह से कह सकते हैं, प्रॉफिट हुआ है तो जाहिर है हमेशा पॉजिटिव होगा। इसे हम उल्टा कर देते हैं, मतलब हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इसीलिए उसे प्रॉफिट हुआ होगा ना। हम इसे इस तरह से कह देते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 6 रुपए की उसने बेची है, और कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 5 रुपीज़। तो जो उसे मुनाफा हुआ है वो 1 रुपीज़ का हुआ है। सो अब हमने परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे कि 1 रुपीज़ को डिवाइड करेंगे, टोटल जो उसकी कॉस्ट थी वो कितनी थी? 5 रुपीज़, और 100 में जाना है हमने परसेंटेज में जाने के लिए, तो इस तरह से। सो अब इससे जब हम 5 का 1 टाइम और 5 का डबल 2 टाइम, तो ये 20 हो जाएगा। सो इसका मतलब हो गया कि हमने 20% उसे मुनाफा हो रहा है, जबकि वो 5 रुपीज़ की ऑरेंजेस लेके 6 रुपए की बेच रहा है। 3 ऑरेंजेस उसने 5 रुपीज़ की बाई की थी, और जो सेल की है उसने 6 रुपए की बेची है। ठीक है जी, सो उसे 20% मुनाफा होगा इस तरह की एक्टिविटी करने में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 54 है। 54 में क्या कह रहा है? अ पर्सन सोल्ड अ स्टोव, एक पर्सन ने जो है चूल्हा जो है वो सेल किया है 470 रुपीज़ का, एंड इनक्योर्ड अ लॉस। अच्छा जी, उसने फिर ये भी रियलाइज किया कि मैंने लॉस किया है कितना? 6% का। द प्राइस वुड इट बी सोल्ड एज टू ईच अर्न अ प्रॉफिट 8%। अच्छा जी, अब पहले तो उसने ये फील किया कि मैंने जो स्टोव सेल किया है उस पर 6% लॉस किया है। अब कितनी प्राइस पे मैं अगर बेचता जबकि मुझे 8% इसका मुनाफा होता? तो इसमें इस सवाल में सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम लॉस फाइंड करते हैं। लॉस्ट को मद्देनजर रख के हम पहले इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करते हैं। जो कॉस्ट प्राइस होगी फिर उसमें से हम उसका प्रॉफिट उसे बता देंगे। सो सबसे पहले जब हम इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करना चाह रहे हैं, तो कॉस्ट फाइंड करने के लिए ये लॉस का प्रॉब्लम है। सो मैं इसी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जब भी हमारे पास प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस होते हैं, ये इंक्रीज जो है परसेंटेज वाले टॉपिक से आते हैं। सो 6% लॉस हुआ है, इसे मैं इस तरह से बनाता हूँ। लॉस कितना हुआ है हमारे पास? 6%। सो मैं इसे लिख सकता हूँ कि 100 - 6 का होल परसेंट। 100 में से इसे माइनस कर देंगे, हमेशा इस तरह से करेंगे। तो ये हो जाएगा 94%। सो 94%, अब हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है सबसे पहले तो। सो मैं लिख सकता हूँ 94% ऑफ कॉस्ट प्राइस मुझे नहीं पता, वो एक्स है। जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है? 470 रुपीज़, मतलब जितने में उसने सेल कर दिया। सो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब हम परसेंटेज का सिंबल रिमूव करेंगे तो ये 100 आ जाएगा अपॉन में, मल्टीप्लाई बाय एक्स, और ये सब कुछ बराबर है 470 रुपीज़ की। ठीक हो गया। अब हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं कि
यस, इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 470, ये वहाँ जाकर मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये 100 ऊपर आ गया, और इस पूरे को जो है 94 डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और यहाँ से जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 747, 3 टाइम्स 0 और डिवाइडेड बाय द 94, और जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो इसका आ जाएगा वो आएगा 500। अच्छा जी, ये लेकिन हमारा फाइनल आंसर नहीं है। हमने ये निकाल लिया कि उसके लॉस के बाद जो उसकी एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी, 500 रुपीज थी। अब हमने इतने पैसे बताने हैं कि उसको 8% प्रॉफिट हो जाए। सो 8% ऑफ 500 रुपीज, अब हमने ये फाइंड करना है। सो 8 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय द 500। सो यहाँ से हम ये 2 जीरो गए और ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, तो 8 5 दा हो जाएगा 40। सो अगर वो शॉपकीपर जो है 540 रुपीज़ का स्टोव सेल करता तो उसे 8% प्रॉफिट होता। ये इसका फाइनली आंसर है। तो इस सवाल की अप्रोच ये थी हमारी करने की कि पहले हमने सबसे पहले जो लॉस को 100 में से माइनस किया, ठीक है जी, और उसके बाद फिर हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड की। जब हमने कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड कर ली तो उस पर फिर हमने जो है 8% उसका प्रॉफिट बताने के लिए उस कॉस्ट प्राइस का 8% निकाल के उसमें ऐड कर दिया, तो हमारे पास 540 आंसर आ गया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 55 जो है, इसमें क्या कह रहे हैं कि इफ 28 मैन कैन फिनिश वर्क इन 15 डेज। अब इस तरह के सवालों के लिए हम जो है डेटा बना लेते हैं लाइक दिस, कि मैन है और ये डेज हैं। तो 28 लोग जो हैं कितने दिन में काम करना चाह रहे हैं, 15 दिन में। सो 21 मैन कैन फिनिश द सेम वर्क इन, अच्छा जी, अगर हमारे पास के 21 लोग हो जाएंगे, जी हमारे पास डेज हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड करने। सो उसके लिए हम यहाँ पे एक्स लिख देते हैं, और यहाँ पे हम कितने दिन होंगे, लोग कितने होंगे, 21 होंगे। अब एक चीज़ तो यहाँ से हमें क्लियर है, इस तरह के सवाल हमने पहले भी किए हैं, कि जब भी हमारे पास जिस तरफ एक्स हो ना, उस पे आपने एरो अपवर्ड की तरफ बना देना है। मतलब ये जो है हमेशा एरो ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा, इसमें हम रिलेशन देख लेते हैं। अगर आपके डेज जो हैं वो 15 थे तो 28 लोग काम कर रहे थे। तो अब डेज क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, तब जाके हमारे पास 21 लोग काम करेंगे। द आंसर इज नो, डेज हमारे डिक्रीज होंगे। ठीक है जी, सो डेज हमारे बढ़ जाएंगे जबकि लोग हमारे पास कम हुए हैं। तो यहाँ से हमें पता चला है ये इन्वर्सली रिलेशन है। सो ये एरो ऊपर है और ये एरो नीचे की तरफ है। अब हम इसे लिख लेते हैं। लिखते किस तरह से, पहले ये वाला लिख लेते हैं, नीचे से शुरू करेंगे, तो ये हो जाएगा x/15, और इसे जो है इसका अपोजिट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 28/21। सो अब हम x के लिए सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो ये बाई क्रॉस कर देंगे, तो ये हो जाएगा x×21 बराबर है 15×28। सो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 15×28 डिवाइडेड बाई 21। सो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ से जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सो इसे टेबल से कट भी कर सकते हैं, कि 7 का डबल 3 टाइम, और 7 का डबल 4 टाइम, और फिर 3 का डबल 1 टाइम, और 3 का डबल 5 टाइम। सो ये 20 हो जाएंगे। तो ये 20 डेज जो है हमारे चाहिए होंगे, जबकि लोग कितने होंगे, 21 होंगे। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, 56 में क्या कह रहे हैं, 56 में है क्वेश्चन की स्टेटमेंट कि इन द फर्स्ट 10 आवर्स, पहले 10 आवर में, ऑफ ए क्रिकेट मैच द रन रेट वाज ओनली 3:2। जो पहले दस दस ओवर्स में, इसका मैं डेटा बना लेता हूँ लाइक दिस, कि फर्स्ट 10 ओवर्स रन रेट जो है हमारे पास वो है 3.2, या यस 3.2 है। पहले जो फर्स्ट हमारे पास है 3.2, पहले 10 ओवर में जो रन रेट है वो 3.2 है। द रन रेट रिमेनिंग 40 ओवर्स, 40 ओवर्स का रन रेट हमें फाइंड करना है। 40 ओवर्स रन रेट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, जो कि टारगेट हमारे पास टोटल कितना है, टोटल टारगेट जो है, टोटल स्कोर या उसे हम ब्रैकेट में टारगेट भी कह सकते हैं। टोटल टारगेट जो है हमारा कितना है, 282। अच्छा, अब इस तरह के सवाल अक्सर जो है एग्जाम्स में डिफरेंट डिफरेंट आते रहते हैं, तो इस सवालों को सॉल्व करने की आसान सी ट्रिक ये है
सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि 10 ओवर में अगर 3.2 है तो 10 ओवर में उनका कितना स्कोर है। अगर जितना रन रेट होता है ना, उस हिसाब से हम जो है टोटल टारगेट में से उसे माइनस कर देंगे। एक दफ़ा दोबारा से सुनने में ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हमने ये फाइंड करना है कि 10 ओवर्स में उन्होंने स्कोर कितना बनाया है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सो टोटल स्कोर्स, स्कोर इन 10 ओवर्स, इस तरह से लिखते हैं कि स्कोर इन 10 ओवर्स, स्कोर इन 10 ओवर्स बराबर है किसके जी, 3.2 को आप 10 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 32। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 10 ओवर्स के अंदर जो उन्होंने स्कोर बनाया है वो सिर्फ 32 स्कोर बनाया है। सो अब हम जो रिमेनिंग स्कोर है, रिमेनिंग स्कोर जो है वो फाइंड करने के लिए 282 टोटल स्कोर में से जो ये स्कोर है ये माइनस कर देंगे। तो जब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ से हमें नजर आ रहा है ये 250 हो जाएगा। सो अब हमारे पास जो रिमेनिंग आवर्स हैं वो कितने हैं, 40 आवर्स हैं। सो रन रेट फॉर 40 आवर्स, फॉर 40 आवर्स बराबर है, ये हो जाएगा 250। इसे जस्ट आप सिंपली 40 से डिवाइड कर दें। सो ये जीरो से जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा। और जब हम 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो समथिंग लाइक दैट। सो ये 4 का टेबल 5 टाइम आ जाएगा आपके पास, 6 टाइम आ जाएगा, 24 हो जाएगा। और यहाँ से 1 रह गया, और यहाँ डेसिमल लगा के 0 लगाएंगे, सॉरी 0 नीचे लगाएंगे हम। सो ये 4 का टेबल 2 टाइम 8 आ जाएगा, और फिर दोबारा 2 रह गया और दोबारा से 0 लगा सकते हैं, और ये 5 टाइम जाके ख़त्म हो जाएगा ये। सो यहाँ से हमें नज़र आ गया 6.25 रन रेट चाहिए जाके वो इस स्कोर को टारगेट कर सकें, ये अपना टारगेट अचीव कर सकें 6.25 रन रेट की स्पीड से। अच्छा जी 57 है, 57 इसको जो क्वेश्चन है इसमें कह रहे हैं कि इन क्लास 80 स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स बराबर है 80 के। रेशियो ऑफ द बॉयज टू द गर्ल्स, अब इस बात पे गौर करना है कि रेशियो ऑफ द बॉयज टू द गर्ल्स, बॉयज का गर्ल्स के साथ रेशियो मतलब बी रेशियो जी, वो कितना है हमारे पास, 3:2 है। सो द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास वो हमने कैसे फाइंड करने हैं, सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं कि बी प्लस जी जो है वो किसके बराबर है, 3+2 के, तो ये हो जाएंगे 5। सो टोटल तो हमारे पास हो गया 5 रेशो। सो अब हमने गर्ल्स का बताना है तो इसे इस तरह से हमेशा कर सकते हैं, 2/5 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। सो 5 का टेबल 1 टाइम, 5 का टेबल 16 टाइम, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 32। सो हम कह सकते हैं कि 32 जो है वो गर्ल्स हैं हमारे पास। अच्छा जी 58 क्वेश्चन है, 58 क्वेश्चन के लिए कह रहे हैं कि ऑन अ सेलिंग अ बाल 720 देयर इज अ लॉस 10%। जो उसने बाल जो सेल की है वो 720 की है और लॉस कितना किया है, 10%। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस के तकरीबन को ये तीसरा सवाल है हमारे पास, और सेम ही है मोरलेस, लिटिल बिट चेंजिंग के साथ आ रही है, वैल्यूज भी डिफरेंट हैं थोड़ी थोड़ी। बाकी एक ही टॉपिक के देखें, तीन तीन से चार सवाल दिए हैं इसी टेस्ट में। सो इसे भी हम लिख लेते हैं कि जो उसने सेलिंग प्राइस है बॉल की वो कितनी है, 720 रुपीज, और लॉस कितना हुआ है इस पे, 10%। लॉस बराबर है 10% के, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 - 10 और बराबर है 90%। ये हमारे पास 90 आ जाएगा यहाँ से। सो 100 - 10 90 हो गया आपके पास। सो अब हमने बताना क्या था, कॉस्ट प्राइस बतानी है, इसलिए हमने ये प्रोसेस किया है। सो अब इसकी इक्वेशन इस तरह से बन सकती है कि 90% ऑफ एक्स, एक्स मेरा कॉस्ट प्राइस है, बराबर है 720 के, मीन सेलिंग प्राइस के। सो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि 90 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स बराबर है 720 के। सो दिस इज द 20 बाय द वे। सो यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा 720 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 90। सो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो हमारा कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 7200 डिवाइडेड बाई 9। सो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी
800, 9 वन दा 9 8 दा, तो यहाँ से हमारे पास आ गई 800। सो ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, सो अब हमारे पास 59 है कि इसमें हमने किस तरह से इसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, पहले हम सवाल रीड करते हैं। रऊफ इज 6 फीट टॉल एंड ही नोटिस दैट ही कास्ट अ शेडो दैट द 5 फीट। वो खुद जो है वो 6 फीट टॉल है, 6 फीट टॉल। रऊफ जो है वो 6 फीट जो है टॉल है, और जो शेडो कास्ट कर रहा है, शेडो जो वो कास्ट कर रहा है, शेडो 5 फीट का। अच्छा, अब कहना ये चाह रहा है कि अगर रऊफ जो है वो 6 फीट टॉल है, शेडो उसका बन रहा है 5 फीट लॉन्ग, सो देन ही देन मेजर दैट द शेडो कास्ट बाय हिज स्कूल बिल्डिंग इज 30 फीट लॉन्ग। जिसकी स्कूल बिल्डिंग जो है उसने ये मेजर किया, नोटिस किया कि स्कूल बिल्डिंग जो है वो 30 फीट लॉन्ग है। सो द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज कितनी है। अब सवाल बड़ा सिंपल सा है, हम इसे जो है इस तरह से कर सकते हैं कि एक तरफ में जो है हाइट कह दूं, दूसरी तरफ में दोनों का शेडो कह दूं। तो हाइट जो रऊफ की है वो 6 है, और शेडो कितना बना रहा था, वो 5 बना रहा था। और बिल्डिंग की हाइट मुझे नहीं पता, उसको मैं एक्स कह देता हूँ, और बिल्डिंग की जो जो शेडो बन रहा है वो कितना है, 30 है। तो इस साइड पे तो हमें पता है कि यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन लगा सकते हैं, और इस साइड के लिए हम जो है सिंपली हम किस तरह से कर सकते हैं। यस, और इस साइड के लिए हम ये देख सकते हैं कि अगर आप उनका रेशो जो है, इनके मतलब रिलेशन कौन सा है, आया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है या इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि जब उसकी हाइट जो थी 6 थी, तो शेडो 5 था। अब हाइट उसकी इंक्रीज हुई है, तो ये भी क्या होगा आपके पास, इंक्रीज ही होगा। सो यहाँ से हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो इन दोनों को जो है हम किस तरह से लिख लेते हैं, इसे लिखना इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि x/6 बराबर है किस तरह से हो जाएगा ये, 30/5 के। सो यहाँ से हम इसे कैंसिल कर देते हैं, मीन्स बाई क्रॉस कर दो, तो ये हो जाएगा 5x बराबर है 30 × 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 × 6 डिवाइडेड बाई 5। सो 5 का टेबल 1 टाइम, 5 का टेबल 6 टाइम, तो ये 6 का कितना आ गया, 36 आ गया। तो बिल्डिंग की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 36 फीट होगी। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, एजिस से रिलेटेड। सो इसे भी हम देख लेते हैं, इससे पहले रीड करते हैं केयरफुली। इस सवाल में ये कह रहा है कि एजिस ऑफ टू पर्सन, तो हमें इन पर्सन के नाम नहीं पता, तो हम उन्हें कुछ भी सपोज कर लेते हैं। लेट सपोज हम उन्हें एक्स एक्स और वाई कह देते हैं कि एजिस ऑफ टू पर्सन जो है, यस, इसे हम एक्स और वाई कह देते हैं। कहते हैं कि एजिस ऑफ टू पर्सन, लेट एजिस ऑफ टू पर्सन, जिसे हम एक्स और वाई कह देते हैं। फर्ज करें हम कह रहे हैं एक्स और वाई डिफर बाय द 16 years। इफ 6 years ago the elder 6 years ago elder one can be 3 times as old the younger one, find the present age। अच्छा, अब इस सवाल को ना हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं, इसको पीसीस में डिवाइड करके कि इसे सॉल्व किस तरह से करना है। कि अगर हमारे पास एक कोई एज है, तो एक तो सबसे पहले हम ये कह लेते हैं कि x बराबर है y के। सबसे पहले तुम ये लिख लेते हैं कि x बराबर है y के, और दूसरी बात जो एल्डर वन है उसे हम कैपिटल ई से शो कर देते हैं। ये मेरे पास कैपिटल ई है, ये बराबर है x+16 के, क्योंकि यहाँ पे वो खुद से कह रहा है कि 16 years, इफ टू पर्सन द एजेस ऑफ टू पर्सन एक्स एंड वाई डिफर्स बाय द 16 years। सो इससे मैंने कह दिया कि फर्ज करें जो एल्डर है वो किसके बराबर है, x+16 के। अच्छा जी, 16 years। अब 6 years अगो, तो यहाँ से मैं कह देता हूँ कि 6 years अगो, 6 साल पहले। सो द एल्डर, अब अगर 6 years अगो है तो इसके लिए मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ कि y बराबर है x-6 के, क्योंकि ये दोनों आपस में फर्ज करें इक्वल है। सो y बराबर है x-6 के।
सो एक्स की जो एज है, वाई की जो एज है वो एक्स से 6 टाइम लेस है, अगो की बात हो रही है ना, तो इसलिए हम उसे माइनस कर रहे हैं। सो अगर हम कह दें कि 6 अगो, वन कैन बी 3 टाइम्स एज ओल्डर द यंगर वन। सो अब इसके लिए हम किस तरह से कह रहे हैं कि 3 टाइम्स जो है वो उसके साथ ओल्डर है। 1 मिनट तो पहले हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि ये इस तरह से कंडीशन इसकी लिखी जा सकती है कि एल्डर जो है वो हो जाएगा x + 16 और -6 हो जाएगा। सो एल्डर जो है वो हो जाएगा आपके पास, उसकी एज जो हो जाएगी वो x + 10 हो जाएगी। यहाँ मैंने एक चीज़ यहाँ पे एट द सेम टाइम सिंप्लीफाई कर दी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर x + 10 जो है वो बराबर है 3 टाइम्स x - 6 के। सो अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि 3x - 18 है और यहाँ पे ये x + 10 है। सो x के लिए सॉल्व जब हम करेंगे, सो हमारे पास ये हो जाएगा 3x - x बराबर है, और ये सिंपली 10 + 18 के, 10 + 18 के। सो 10 + 18 जो है ये 28 हो जाएगा हमारे पास, और इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा 2x। सो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, सो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 14। तो जो प्रेजेंट एज होगी उसकी वो कितनी होगी हमारे पास, 14 होगी। और जो उसमें हम ऐड करेंगे फर्दर, सो वो हो जाएगी 30। सो ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये x + 14 + 16 है जो एल्डर की एज है, लाइक दिस कि एल्डर बराबर है, ये हमने इक्वेशन बनाई थी ना। सो एक्स हमारे पास 14 है और ये 16 है, तो 14 + 16 जो है वो 30 हो जाएगी। सो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो बी ऑप्शन होगा। बहुत शुक्रिया।